आज की हमारी कहानी एडम नाम के एक शख्स के बारे में होने वाली है, जिसका मुकाबला एक ऐसी अननोन एंटिटी से होता है जिसे ना तो वो डायरेक्टली देख सकता है और ना ही उससे लड़ सकता है। हर इविल एंटिटी की तरह ये एंटिटी भी एडम के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब एडम खुद को और अपनी फैमिली को इससे कैसे बचाएगा, आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग पोर्टल्स। कहानी की शुरुआत में हम स्क्रीन पर एक नोट लिखा हुआ देखते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि 5 अगस्त 2020 को 2:47 पर साइंटिस्ट या यूं कहे कि इंसानों ने एक लैब में खुद का ही एक ब्लैक होल बना लिया है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बाद हम साइंटिस्ट जेम्स को देखते हैं, जो एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे होते हैं कि हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, मगर पता नहीं ये कैसे हो गया। वहीं हम दूसरी ओर साइंटिस्ट एना को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू में बता रही होती है कि हमें पहले तो ये सब एक ग्लिच लगा, पर अचानक सारी लाइट्स चली गई और अचानक कई सारे पोर्टल्स खुल गए, जिनके खुलते ही लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी और देखते ही देखते इन शिकायतों का नंबर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद हम एक और नोट देखते हैं, जिसमें 5 अगस्त की शाम को 5:32 पर एक कॉस्मिक डिसरप्शन के कारण वर्ल्ड वाइड ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि पूरी धरती से लाइट गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 अगस्त को सुबह से लोगों के गायब होने की शिकायतें एकदम तेजी से बढ़ने लगती हैं, यहाँ तक कि लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं। सरकार लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए पूरे के पूरे शहर खाली कराने लगती है, यहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर हम एडम की फैमिली को देखते हैं। एडम अपनी वाइफ और उसकी बेटी के साथ उनके नाना के घर के लिए जा रहा होता है। ये सीन उस ब्लैकआउट के कुछ दिन बाद का होता है। रास्ते में एडम अपनी फैमिली के साथ मजे करते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। अचानक रास्ते के बीच पोर्टल खुलने की वजह से उनकी गाड़ी उस पोर्टल से जा टकराती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम वॉशिंगटन डीसी के कॉल सेंटर को देखते हैं। ब्लैकआउट के बाद से ही लोग 911 पर कॉल करके अपने मिसिंग रिलेटिव्स की शिकायत कर रहे होते हैं। एक समय में इतने सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं कि एक भी एम्प्लॉय खाली नहीं बैठ पाता है। दरअसल चारों ओर ही लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ था, कोई भी कभी भी गायब हो रहा था। तभी उसी कॉल सेंटर में काम कर रहा स्टैन अपनी सीनियर कैथी के पास जाकर उनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, ये जो भी हो रहा है मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। मैं काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहा हूँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से कैथी उसको वहाँ से भगा देती है और अपने काम में लग जाती है। तभी कॉल सेंटर में एक लेडी का कॉल आता है, जो शिकायत करती है कि उसकी बेटी को उस पोर्टल ने अपने अंदर खींच लिया है। ये सुन कॉल अटेंड कर रही लेडी उसे उस पोर्टल से दूर रहने को बोलती है और बताती है कि तुम इंतजार करो, जल्द ही पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुसीबत तो तब और बढ़ जाती है जब एक पोर्टल कॉल सेंटर में खुल जाता है, मगर बड़े आश्चर्यजनक रूप से स्टैन उसके पास जाकर काफी खुश होता है। वहीं बाकी लोग इससे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सभी लोग भागकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैकआउट की वजह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। फाइनली सब थक हार के शांत हो जाते हैं। तब स्टैन कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से पता है, कई साल पहले भी ऐसा हो चुका है जब लोग ऐसे ही गायब हो रहे थे। कई लोगों के कॉल आए हमें, इसलिए मैंने और कैथी ने मिलकर उनकी लिस्ट निकाल के उनके नंबर्स को ट्रेस करना चालू कर दिया था। लेकिन वो लोग ऐसे गायब हुए मानो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए मैं तब से ही इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी खोजबीन के दौरान ही मुझको पता चला था कि इस पोर्टल के अंदर जाने पर आप हर वो चीज पा सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है, और अभी तक इस दुनिया में आपको वो नहीं मिली है। स्टैन गन तानकर एक एक करके सबको पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन सब लोग डर रहे होते हैं। इसलिए वो खुद से एक आदमी को आगे बुलाकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी उस आदमी को पोर्टल के अंदर जाना ही पड़ता है। स्टैन फिर से एक लड़की को आगे बुलाता है, लेकिन इस बार कैथी चुपके से उस लड़की को एक कैंची पकड़ा देती है। जैसे ही लड़की पोर्टल के पास पहुंचती है, वो सीधा स्टैन पर हमला कर देती है, लेकिन इस हाथापाई में वो लड़की गोली लगने की वजह से वहीं पर मारी जाती है। इसीलिए अब स्टैन खुद ही पोर्टल के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन तब तक पोर्टल का गेट बंद हो जाता है, जिस वजह से स्टैन काफी दुखी होता है और चिल्ला चिल्ला कर पोर्टल के सामने बोलता है कि मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को बोला था, फिर मुझको क्यों नहीं अंदर ले रहे हो, मुझको भी अंदर आने दो। लेकिन पोर्टल में कोई हलचल नहीं होती है। इससे गुस्सा होकर स्टैन पोर्टल पर गोली फायर कर देता है और गोली लगते ही पोर्टल में से तेज बिजली आकर स्टैन पर गिरती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। दरअसल स्टैन इस पोर्टल से हिप्नोटाइज हो गया था।
पोर्टल अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था और स्टैन पोर्टल के द्वारा दिखाए लालच के जाल में आकर ये सब कर रहा था। कुछ ही समय बाद पुलिस कॉल सेंटर में पहुंच जाती है, लेकिन सब कुछ वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी वहां पर कोई था ही नहीं, यानी कि पोर्टल सबको अपने अंदर निगल चुका था। इसके बाद हम एडम को एक अस्पताल में देखते हैं। एडम की एक आंख पर पट्टी बंधी होती है। तभी एक लेडी डॉक्टर आकर उसको बताती है कि तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जो उस पोर्टल के अंदर जाकर वापस आए हो, यानी कि आज से पहले जितने भी लोग अंदर गए हैं वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। तभी एडम उस लेडी से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछता है। वो लेडी डॉक्टर उसको बताती है कि वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भी तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए वो यहीं इसी अस्पताल में आ रही है। इसके बाद डॉक्टर मार्कोनेन आकर एडम की आंख को चेक करते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी आंख में काफी गहरा घाव है, इसलिए हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। जल्द ही ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। ऑपरेशन शुरू करते हुए डॉक्टर उसकी आंख पर एक चीरा लगाते हैं। चीरा लगाते ही एडम की आंख एकदम से निकल पड़ती है। अब ऐसा क्यों है और ऐसा क्या हुआ उसकी आंख के साथ, ये तो हमको कहानी में आगे ही पता चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जकार्ता इंडोनेशिया में दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम सैरा और जिल होता है। ये सीन ब्लैकआउट से 3 मिनट पहले का होता है। ये दोनों एक पार्किंग लॉट में बात कर रही होती है, जहाँ जिल अपनी बहन सैरा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये सुन सैरा काफी नाराज हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी कारण से वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था, जिस वजह से सैरा अपनी बहन जिल पर गुस्सा होते हुए उस पर चिल्ला देती है। तभी अचानक उस पार्किंग लॉट की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही जिल वहाँ से गायब हो जाती है। सैरा इस बात से काफी घबरा जाती है और इधर उधर जिल को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में जिल उसको एक कार के पास हिप्नोटाइज स्टेट में दिखाई देती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जिल ही नहीं हो। तभी वहाँ और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो लोग अपने कंट्रोल में नहीं हैं। तभी जिल सैरा को अपने साथ चलने को कहकर पार्किंग लॉट में चलने लगती है। ये सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। ना चाहते हुए भी सैरा को उसके साथ चलना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल को देखकर जिल सैरा से कहती है कि ये हमको बुला रहा है, यहाँ वो सब कुछ है जो तुमको चाहिए। पोर्टल हमें खुश देखना चाहता है। ये सुन सैरा पोर्टल के अंदर झांक कर देखती है। वो देखती है कि पोर्टल के दूसरी ओर जिल अपने बच्चे को लेकर सैरा को दे देती है। ये देख सैरा को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन वो ये समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जिल को वहाँ से चलने के लिए कहती है। मगर जिल उसकी बात नहीं सुनती और इसी छीना झपटी में जिल का सर जमीन से टकरा जाता है, जिस वजह से वो अपने होश में वापस आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर सैरा भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कई सारे हिप्नोटाइज्ड लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ सैरा जैसे तैसे उनको दूर करके जिल के पास पहुंचकर उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में जिल एक बार फिर हिप्नोटाइज हो जाती है और गाड़ी के स्टीयरिंग को पोर्टल की ओर मोड़ देती है। तभी अचानक से उस पोर्टल में से एक रोशनी निकलती है, जिसको देखकर सैरा भी हिप्नोटाइज हो जाती है और वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। होश में आकर सैरा खुद को उसी पार्किंग लॉट में पाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। सैरा जिल को आवाज लगाने लगती है। थोड़ी देर में वो जिल को अपने हाथ में एक बच्चा लिए अपने सामने खड़ा देखती है। जिल उसके पास आकर वो बच्चा उसको देकर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके साथ यहाँ से सीन बदलता है और हम हॉस्पिटल में एडम को देखते हैं, जहाँ लेडी डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, अब तुमको कैसा लग रहा है। एडम उससे कहता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एडम अपनी फैमिली के बारे में फिर से पूछता है, जिस पर वो डॉक्टर उसको वही सेम जवाब देती है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर एडम काफी गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है, मगर ना जाने क्यों डॉक्टर बिना उससे कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद डॉक्टर मार्कोनेन आकर एडम की आंख को चेक करते हैं। एडम की आंख देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। जैसे ही डॉक्टर उसकी आंख पर लाइट डालते हैं, एडम की आंख एक पोर्टल के जैसे चमकने लगती है, यानी कि एडम की आंख में एक पोर्टल बन चुका है। एडम को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो धक्का देकर डॉक्टर को दूर फेंक देता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी आंख के साथ क्या किया है। इस पर डॉक्टर उसको जवाब देते हैं कि उसने तुमको चुना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, इसीलिए इस आंख को मुझको दे दो। डॉक्टर उसकी आंख पर कट लगाकर उसकी आंख निकालने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी लेडी डॉक्टर आकर उसको पीछे से शूट कर देती है। एडम उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और मेरी फैमिली कहाँ है। यहाँ वो लेडी डॉक्टर उसको बताती है कि हम दोनों की फैमिली एक पोर्टल के अंदर कैद है और एकमात्र तुम ही हो जो इस पोर्टल में जाकर वापस आए हो। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही पता कर सकते हो कि वो कहाँ है और किस हाल में है।
लेकिन एडम उसे बताता है कि मुझको कुछ याद नहीं है कि मैं वापस कैसे आया, जिस पर वो लेडी डॉक्टर उससे अपने साथ एक रूम में ले जाती है। दरअसल ये वही रूम है जहाँ डॉक्टर मार्कोनेन ने एक पोर्टल को छुपा के रखा था। वो लेडी डॉक्टर एक मशीन की हाई फ्रीक्वेंसीज की मदद से उस पोर्टल को ऑन कर देती है, लेकिन जैसे वो पोर्टल चालू होता है उसमें से इतनी तेज रेडियो एक्टिव एनर्जी निकलती है कि वो लेडी डॉक्टर उसको सहन नहीं कर पाती और उसका सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। पर एडम अब तक फैसला कर चुका था कि वो हर हाल में अपने परिवार को बचाकर ही रहेगा, इसीलिए वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर जाते ही एडम खुद को एक रोड पर पाता है। अब थोड़ी खोजबीन के बाद उसको एक जेल मिलती है, जिसके एक लॉकर में वो दूसरे एडम को मरा हुआ देखता है। हो ना हो ये पोर्टल जरूर उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। इसके बाद एडम एक और लॉकर को खोलता है जो सीधा एक घर में जाकर खुलता है। वहाँ एडम एक लड़की को देखता है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी होती है, लेकिन अब वो एडम को नहीं पहचान पाती है और वहाँ से भागने लगती है। एडम भी पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए एडम एक कमरे में जा पहुंचता है जहाँ पर वो एक बड़े से शीशे में अपनी परछाई को देखता है और बड़े आश्चर्यजनक रूप से वो परछाई वहीं एक ही जगह पर रुककर एडम को कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। एडम की परछाई उससे कहती है कि तुमने जो भी देखा वो तुम्हारा भविष्य है। तुमने अभी अभी अपनी बेटी को देखा जो अब तुम्हारे बिना खुश है और भविष्य में तुम्हारा क्या हाल हुआ है ये भी तुम देख चुके हो। इस पर एडम अपनी परछाई से पूछता है कि तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर वो परछाई उसको बताती है कि मैं तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर हूँ। मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी आंख में ये लेंस लगाया है ताकि मैं तुम्हारी दुनिया देख सकूं। अब अगर तुम अपना पुराना जीवन वापस चाहते हो तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी दूसरी आंख में भी मेरा लेंस लगाओगे। ऐसा करने पर सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा और मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज दूंगा जहाँ तुम उस पोर्टल से टकराए थे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारी दोनों आंख छीन लूंगा और तुम्हें अपना परिवार कभी वापस नहीं मिलेगा। एडम के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो अपनी परछाई की बात मान लेता है। इसके बाद उसकी परछाई उसे अपनी आंख बंद करने को कहती है। यहाँ से एडम वापस अपने समय में अपने घर के सामने आ जाता है। एडम डोरबेल बजाता है। दरवाजे के पीछे उसकी बेटी और उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एडम जैसे की होल से अंदर झांक कर देखता है वैसे ही एक बार फिर से उसकी परछाई सामने आकर उसे अपना वादा पूरा करने को कहती है, लेकिन एडम उसकी बात ना मानते हुए अपनी दोनों आंख को निकाल देता है, जिससे वो परछाई गुस्से से तड़पने लगती है। एडम का ऐसा करते ही वो उस समय में आ जाता है जब वो पोर्टल से टकराने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। एडम की वाइफ और बेटी अस्पताल में उससे मिलने आते हैं, जहां आंखें ना होने के बावजूद भी एडम अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश होता है। अब यहाँ से हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मूवी के शुरुआत में दिखाए 2 साइंटिस्ट जेम्स और एना अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता के चलते 2 पोर्टल्स को कनेक्ट कर देते हैं। एना जेम्स से बात करती हुई उस पोर्टल में एंटर करती है और थोड़ी देर में वो पोर्टल के दूसरी ओर खड़े जेम्स के पास निकलती है। यानी कि दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इन पोर्टल्स को यूज करके एक वार्म होल बना दिया है, जिससे हम अलग अलग टाइम और स्पेस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेना। अपनी सफलता के चलते दोनों इसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार जेम्स तो बाहर आ जाता है लेकिन एना बाहर नहीं आती है। जेम्स काफी डर जाता है, मगर कुछ ही देर में एना भी उस पोर्टल से बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों से ब्लैक कलर के आंसू निकल रहे होते हैं। तभी अचानक एना जेम्स पर हमला करके उसका सर फोड़ देती है और कहती है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। यानी कि जो शैतान पहले एडम के अंदर आया था वो अब एना के अंदर आ गया है, जिसकी मदद से वो अब अपने पापों को अंजाम देगा। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोर्टल्स की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।